हेलो फ्रेंड्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन में हेरिडिटी का जो पोर्शन है, हाफ चैप्टर अपना है, उसके लास्ट क्वेश्चंस पर हम आ गए हैं। अब इसमें क्या है, मेंडल ने जो कुछ हेरिडिटी के बारे में बताया, जो हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से जो ट्रेड्स हैं वो आते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो इससे संबंधित बेसिकली 3 लॉज होते हैं जिनको आप कह सकते हो। जैसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 टाइप के जीन्स हैं हर ऑर्गेनिज्म में, उनमें एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। मीन्स ये है, सिंपली जो हमने डिफाइन किया था, ऐसा जीन जो दूसरे की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होता है, और रिसेसिव वो है जो अगर आइडेंटिकल जीन है तो वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, वरना वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो वो इसी चीज़ में आएंगे आपकी ये 3 बेसिक लॉज हैं इनहेरिटेंस के। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इसमें एक किस्म से अगर आपसे पूछा जाए तो आप डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन इसके बारे में आपको लिख देना है कि डोमिनेंट वो है विच एक्सप्रेस itself in the presence of others, and recessive is that which expresses itself only in the presence of identical genes. अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मैं कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं, या इसका एक और नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी हम बोल देते हैं। मीन्स ये है कि जब एक कैरेक्टर है तो एक कैरेक्टर के लिए 2 टाइप्स के जीन्स हैं, तो एक कैरेक्टर के लिए जो जीन्स हैं वो अलग अलग से सेग्रीगेट या सेपरेशन, यानी कि अलग अलग से होते हैं, अलग अलग से कंट्रोल करते हैं, वो आपस में मिक्स नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना, इसीलिए कहा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कि वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। ये लिखने के बाद इसमें आपने एग्जाम्पल देना है जो हमने टोल और शॉर्ट वाला किया था, कि जिसमें हमने ये लिया था ना टी टी, और ये दोनों प्योर थे, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ था, सारे टोल बने थे, ऑल ऑर्गेनिजम्स वर टोल, या पी प्लांट्स है तो टोल, जो मेंडल ने किया। तो ये जो बात है ये इसमें लिखनी है आपको, ये पूरा एग्जाम्पल लिख देना है जो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। इसके अलावा आपने बताना है कि F2 में क्या हुआ था, रेशियो आया था 3:1, 25% वाला, वो बातें आपने लिख देनी है। अब ये जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका मतलब है जब बहुत सारे फैक्टर्स या जीन्स जो कंट्रोल करते हैं, इसमें तो मैं एक की बात कर रहे थे, एक कैरेक्टर की, इसमें क्या है कैरेक्टर्स ज़्यादा हो गए। जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हों तो उसके लिए जो फैक्टर्स और जीन हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, वो विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अलग अलग अपना काम करते हैं। मीन्स इन दोनों की अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप लोकतंत्र समझते हैं ना, जिसमें सबको बराबर का हक होता है, कोई किसी को दबा कर नहीं रख सकता है, वो बात यहाँ है कि इंडिपेंडेंटली, मतलब यहाँ तो इसमें तो क्या था कि वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। मिक्स का मतलब ये है जैसे टोल प्लांट है या ड्वार्फ है, तो या तो टोल ही आपको मिलेगा या ड्वार्फ ही मिलेगा, इनके बीच का नहीं मिलेगा आपको, मिक्स नहीं होगा। इसमें क्या होगा, असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट होगी, तो इसमें जो राउंड येलो वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, बड़ी टेबल बनाई थी प्रीवियस वीडियो में, वो इसमें आपने बतानी है कि जब फैक्टर्स या जीन्स जो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किए बिना चले जाते हैं ऑर्गेनिज्म में और आप अपना काम करते हैं, और वो टेबल आ जाएगी इसमें। वैसे डिटेल से आपके सिलेबस में नहीं है, +2 में है, जस्ट एक एक 2 लाइन में आपसे मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, चांसेस कम है लेकिन पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी, बोर्ड का भी, सबका। हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, ये एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मतलब ये कैसे दिखाई देंगे किसी जीव के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये कैसे आएंगे। तो इसके लिए ये आसान सा डायग्राम मैंने बना दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आसानी से इसको समझ जाएं। देखो, जो भी अपनी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है,
सेल्स को काम करने के लिए, एनर्जी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, और प्रोटीन का जो सिंथेसिस है उसको कंट्रोल कौन करता है? ये है सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए का काम। तो सेलुलर डीएनए जो है ये क्या है? ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है किसके लिए? प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। यानी कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाने के लिए डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, यही प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाएगा। प्रोटीन से मेरा मतलब एंजाइम से भी है, क्योंकि एंजाइम भी एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। और ये एंजाइम जो होते हैं ये हार्मोन की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा छोड़ा जाएगा या कम छोड़ा जाएगा। अगर हार्मोन ज़्यादा छोड़ा जाएगा तो वो ट्रेट एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, ज़्यादा आएगा। अगर ये कम है तो कम आएगा। ये ठीक वैसी ही बात है जैसी आप अपने आप से लगा लो, स्कूल में लगा लो। ये जो ट्रेट है, मान लिया ये आप खुद हैं, यू। तो अगर आपको स्टार बनना है, कामयाब बनना है, तो आपके टीचर आपको स्टार बनाते हैं। तो ये हार्मोन मान लो वो टीचर है जो आपको बनाएंगे, और टीचर को प्रिंसिपल कंट्रोल करता है, और प्रिंसिपल स्कूल के अंदर काम करते हैं। इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती है। अब इसको बिल्कुल इजी वे में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिर ध्यान से सुने। एक्चुअल काम क्या है कि ट्रेट को एक्सप्रेस करना। मतलब ये है कि जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे, जैसे टॉलनेस ऑफ प्लांट या शॉर्टनेस ऑफ प्लांट, तो इन प्लांट्स को टॉल या शॉर्ट कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, इसी को क्या कह रहे हैं हम कि ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ट्रेट्स जो एक्सप्रेस करेंगे, जैसे टॉलनेस हैं या दूसरे जो भी हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है। जो भी ट्रेट्स हैं इनके एक्सप्रेशन को, इनका जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेस करना है, इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको हार्मोन कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लिया अगर मैं टॉलनेस की बात करूं तो हार्मोन पे डिपेंड है। अगर हार्मोन ज़्यादा छोड़ा जाएगा तो टॉल आ जाएगा प्लांट, अगर कम छोड़ा जाएगा तो ड्वार्फ रह जाएगा। अब ये जो हार्मोन है जो इस कैरेक्टर को या ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, इसको ऊपर फिर कौन कंट्रोल करता है? भाई एक एफिशिएंट मैकेनिज्म चाहिए, तो इस हार्मोन की ये कम छोड़ा जाएगा या ज़्यादा छोड़ा जाएगा, ये अपना काम कम करेगा या ज़्यादा करेगा। अब इस हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? वो होता है एंजाइम या प्रोटीन। अब अगली बात ये कि ये एंजाइम कहाँ से आएगा, प्रोटीन कहाँ से आएगा? तो इस एंजाइम को कौन बनवाता है? डीएनए बनवाता है। डीएनए क्या करेगा? इन एंजाइम के यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करेगा, ये हार्मोन को ऑर्डर करेगा। अब ये इसके ऊपर डिपेंड है। हार्मोन को अगर ये अच्छी तरह से ऑर्डर करेगा, एफिशिएंट है, तो वो कैरेक्टर अच्छी तरह से एक्सप्रेस होगा। ये नहीं करेगा तो अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं होगा। इस तरह से ट्रेट्स एक्सप्रेस किए जाते हैं। कुछ जगह पर क्या है कि एक दो क्वेश्चन और पूछे हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उनकी बात कर लेते हैं। एक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये क्या कहता है कि जो जीन्स हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, उसकी लोकेशन बताते हैं। अब से पहले जो हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किए वो मेंडल के अनुसार थे। तो क्रोमोसोम्स को इस थ्योरी ने और क्लियर करके ये बताया कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं, और जो क्रोमोसोम हैं ये होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो 23 पेयर्स होते हैं प्रेजेंट। तो अगर नंबर की बात करें तो मदर से 23 क्रोमोसोम आएंगे किसी भी ऑफस्प्रिंग, किसी भी बच्चे के अंदर, और फादर से भी 23 क्रोमोसोम आएंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन हमने ह्यूमन बींग्स में किया कि 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स हैं, 23rd जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर है। एक्स मिलते हैं तो फीमेल चाइल्ड है, XY मिलते हैं तो मेल है। अब उस समय ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्स में कई जगह, उस समय हो सकता है मेरा दिमाग सटक गया हो, मैं भूल गया था, मैंने बताया नहीं, तो अब आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन जो बच गया था। कई बार क्या होती है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनके अनुसार भी सेक्स डिटरमाइन होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। जैसे कि अगर टर्टल्स की बात करें तो इसमें हाई टेम्परेचर अगर है तो फीमेल, उसका सेक्स फीमेल आएगा, और अगर लो टेम्परेचर है तो उसके बच्चों का मेल आएंगे, यानी कि उनका सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसे होता है।
इसी तरह क्रोकोडाइल्स हैं या लिजर्ड्स हैं, अगर हाई टेम्परेचर है एनवायरनमेंट में तो मेल ऑफस्प्रिंग आएगा, अगर लो है तो क्या आएगा, फीमेल आएगा। तो यहाँ से कन्फ्यूजन ना हो तो CM को रट लो आप, ये CM मतलब हाई लो तो एज इट इज है ही, क्रोकोडाइल में हाई पे क्या है, मेल है, और ये क्या है, इसका उल्टा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, अभी हमने बेसिक लॉज किए थे इनहेरिटेंस के, उसमें एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उसमें भी एक बात याद रखनी है, बिना उसके भी आपको याद रखनी है कि जो डोमिनेंट होता है उसका अगर हमसे कोई फिनोटाइप पूछे तो याद करो डोमिनेंट इस फॉर्म में भी जैसे टोल आया था, और अगर ये है तो भी ये टोल आया था। फर्क क्या है, ये प्योर टोल है, ये क्या है, ये हाइब्रिड टोल है। तो ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको कहेंगे होमोजाइगस, और ये अलग अलग हैं तो इसको क्या कहेंगे, हिट्रोजाइगस। तो आपको याद रखना है जो डोमिनेंट ट्रेट है वो होमोजाइगस भी होता है और हिट्रोजाइगस, फिनोटाइप की अगर बात करें। लेकिन जो रिसेसिव है तो रिसेसिव में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, जैसे ये था तभी वो ड्वार्फ आएगा। तो आपको याद रखना ये क्या है, दोनों एक जैसे हैं तो ये क्या है, होमोजाइगस। तो आपको याद रखना रिसेसिव इज ऑलवेज होमोजाइगस बट डोमिनेंट कैन बी होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस। और इसके साथ ही इस चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ है हेरिडिटी के बारे में वो अपना ख़त्म होता है, और नंबर है अब आपकी इंटरनेट दक्षिणा का, और वो ये कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि सब तक ये पहुँचे और उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके।